हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या मेरा? कमेंट करके बताइए, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? कमेंट करके बताइए। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना आप तक? उसको कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है।
एक बार कंफर्म कर दीजिए, एक बार और, आवाज क्लियर है? आ रहा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड ज्यादा नहीं आ रहा है। साउंड कैसा है आप बताइए। लैग तो रहता ही है। साउंड तो आ रहा है ना आप लोग तक? स्क्रीन एक साथ हैंडल करना है। साउंड आ रहा है ना आप लोग तक? ठीक है फिर। ठीक है, अभी तो 2 मिनट है हमारे पास, अभी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग बताइए, प्रिपरेशन वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? आज हमारी चौथी क्लास है। आज हम जनवरी का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट कर लेंगे जितना भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर अब आपको प्रिंटेड क्वेश्चंस दिख ही जाएंगे। अभी भी कुछ दिख ही रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज आप लोगों का भी वैसे एप्रिसिएशन होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने आज बहुत मेहनत की। आज आप लोगों का चौथा क्लास है सुबह से लेकर अभी तक का। ब्रेक थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आगे आने वाले टाइम में आप ये दिन याद करेंगे। कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी वो इसमें कॉप अप कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो वाकई में अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं। अब लेकिन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ के फ्रेश मामला है तो फ्रेश खुद फील करने की कोशिश करेंगे। मैंने भेज दिया सर। सो भाई, अच्छा फैन ऑफ करना है उसका। मैं बताता हूँ। क्या नाम है मेरा? यार बोलना है।
आप लोगों को पीडीएफ भी ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। और उसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, 8076 535685। ये अमरजीत सर का नंबर है। इस अगर पीडीएफ ना मिले तो आप इससे पीडीएफ ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। और आज कोशिश रहेगी आपको पीडीएफ की जरूरत ही ना पड़े, क्वेश्चंस आपके सारे इधर साइड में डिस्प्ले होते रहेंगे। जैसे अभी ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चंस भी आपको इधर ही डिस्प्ले होते रहेंगे। हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए, और भी लोग जो कनेक्ट होने वाले हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, आप भी लोगों के लिए इस तरह का हमने थोड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि क्वेश्चंस का दिक्कत खत्म हो जाए। अब आपके पास प्रिंटेड क्वेश्चन रहेगा, खट से अब बस आपको आंसर बताने रहेंगे। तो हमारा ये जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का, ये टाइम टेकिंग कम हो जाएगा और हम अगर टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे। आज एक्सपेक्टेड है आपका क्लास जल्दी ऑफ कर देंगे। एक तो पहला भी क्लास था आपका, प्लस दूसरा आज हम जनवरी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अब हम फरवरी का स्टार्ट करेंगे। आज आपका पूरा जनवरी कंप्लीट कर देंगे। हमारा टेक्निकल और कंटेंट टीम इस पे काफी मेहनत कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ईद मुबारक, शुक्रिया। कब तक ईद चलेगी? आज लास्ट था, बिलेटेड नहीं है, ईद 3 दिन का रहता है। आप तीसरे तीसरे दिन विश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कल से बिलेटेड हो जाएगा, या कल से आप एडवांस कर दिएगा। कल अगर किसी को विश करना तो अगले साल का एडवांस विश कर सकता है। चलिए, आप लोगों का जो ये एनर्जी है, ये एंथुसियाज्म है, ये बहुत हमें इंस्पायर करता है और आगे आपके लिए एफर्ट डालने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से अब स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं अरुणाचल के और भी स्टूडेंट्स इससे फायदा उठाएं, आप अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ आपके नज़र में जो भी लोग हैं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप हमारा क्लासेस शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्लासेस भी शेयर कर सकते हैं, प्लस आप जो आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं जिसमें आप जुड़े हैं, अरुणाचल के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अदर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा एक जो पर्पज़ है कि फ्री इनिशिएटिव को और ज़्यादा फैलाया जा सके, वो और लोगों के भी काम आए। ठीक है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बोर्ड पे तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस तो वही प्रिंटेड फॉर्म में, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। साउंड कम है तो थोड़ा सा मैं तेज बोल देता हूँ, उसके अलावा आप भी थोड़ा सा अपना ऑडियो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए।
ईयरफोन यूज करिए, साउंड क्लियर आएगा। अमरजीत सर बता रहे हैं कि ईयरफोन से साउंड बहुत बेस्ट आ रहा है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। नॉलेज क्यों नहीं बांटनी चाहिए, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। चलिए तो आपको क्या लगता है, आपको नॉलेज लेने से सिलेक्शन होगा? नॉलेज लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, नॉलेज लेने से बस एक अवेयरनेस बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी। सिलेक्शन आपके एफर्ट की वजह से होता है, जरूरी थोड़ी ना अगला बंदा आपसे नॉलेज लेके वो एग्जाम निकाल ही ले। एग्जाम निकालने के लिए एफर्ट चाहिए होता है, अगर वो आपके पास यूनिक है तो आपको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं, और इन्फीरियर फील ही नहीं करना लाइफ में किसी से कि वो ऐसा ना कर ले, ऐसा कभी फील ही नहीं करना। आप बस अपने आप को मजबूत बनाइए कि आपका कोई अल्टरनेटिव ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई। क्वेश्चन वन देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन वन क्या है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग लिस्टेड बाय ग्लोबल फायर पावर। एक इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल फायर पावर, वो रैंकिंग निकालती है कंट्रीज की मिलिट्री की। दुनिया की जितनी भी मिलिट्रीज हैं उनकी रैंकिंग निकालता है आपका ये ग्लोबल फायर पावर। तो मेरे को अच्छा बताइए कि इंडिया की रैंक क्या थी इसमें, जो भी रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर ने रैंक निकाली है उसमें इंडिया की क्या रैंक निकाली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं, बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड, कुछ लोग कह रहे हैं फोर्थ। थर्ड या फोर्थ? अरे भाई एट कौन कह रहा है? अब क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, बताइए। और लोग कमेंट करिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फोर्थ कह रहे हैं ज्यादातर लोग। टेम्पलेट अब जा चुका है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, अब वो सब पुरानी बातें हो गई, क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको बताना व्हाट वाज इंडिया रैंक इन द 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ। एक इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल फायर पावर, वो ये रैंकिंग निकालता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर। कौन सा ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फोर। तो जो लोग कह रहे हैं इंडिया की रैंक फोर्थ है वो करेक्ट है। तो अच्छा बताइए फर्स्ट पे कौन था? अगर इंडिया की रैंक फोर है तो रैंक वन किसकी है, रैंक टू किसकी है, रैंक थ्री किसकी है, और रैंक फोर तो अपने इंडिया की है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में रैंक वन टू थ्री जल्दी से कमेंट करिए किसकी है। सांगलीला जी कह रहे हैं यूएसए। यूएसए, ओके। बढ़िया। तो फर्स्ट रैंक जो है आपका यूएसए की है, सेकंड रैंक आपका रशिया की है, थर्ड रैंक चाइना की है, और फोर्थ रैंक इंडिया की है। तो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक फोर है, और पहली तीन कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए, रशिया और चाइना। जनरली यही ट्रेंड रहता है कि जो टॉप बड़ी बड़ी डिफेंस है वो इन्हीं टॉप फोर की है। सबसे नंबर वन पे यूएसए रहता है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, देन आपका इंडिया। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन जनवरी 2021 टेस्ट फायर द इंडिजीनियस स्मार्ट
एंटी एयरफील्ड वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन किसने रेडी किया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन? ए ऑप्शन है HAL, बी ऑप्शन है DRDO, सी ऑप्शन है ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री, और सॉरी सी है ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री, और डी है बोइंग इंडिया। तो करेक्ट आंसर बताइए इसमें, HAL, DRDO, ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री या फिर आपका बोइंग इंडिया, क्या है करेक्ट? जल्दी से बताइए। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, 100 का मतलब क्या है? एंटी एयरफील्ड, यानी ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट काम करता है। ये हमारा खुद का सेल्फ डेवलप्ड है, इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रही है? मेजॉरिटी जा रही है आपका DRDO की तरफ। कोई है जिसको HAL लग रहा हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहने वाला कोई व्यक्ति है, या सब DRDO की तरफ ही जाएंगे? सब मेजॉरिटी तो नहीं पकड़ेंगे, बताइए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए HAL। अरे भाई थोड़ा सा प्रमोट कर दिया तो आंसर A भी आया है। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर का टाइम है। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, DRDO। DRDO इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, DRDO का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से मेंशन करिए DRDO का फुल फॉर्म। अब देखिए, करंट अफेयर्स में खास बात यही होती है, एक ही बार आप चीज पढ़ेंगे ना तो अगली बार पढ़ने में एफर्ट कम देना पड़ेगा। DRDO 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी फुल फॉर्म, तो अगर किसी को नहीं भी आती होगी तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए। बहुत सिंपल सी फुल फॉर्म है, जल्दी से मेंशन कर दीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। Which country will chair the UNSC Counter Terrorism Committee for 2022? आज देखिए, आज क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो गया, आज लिखने वाला पार्ट नहीं है ना, तो आज आपका काम जल्दी खत्म होगा। और मजे की बात, आज क्वेश्चन भी थोड़ा सा कम है। Which country will chair the UNSC Counter Terrorism Committee for 2022? पहले करेक्ट आंसर बताइए इसका, चाइना, इंडिया, कतर या इजिप्ट। अच्छा, ये लास्ट क्लास में भी आपको क्वेश्चन मिला था इमेजी फॉर्म में, उसमें ऑप्शंस गलत दिए थे, तो इंडिया उसमें मेंशन नहीं था, मैंने करेक्ट कर दिया। आंसर अब आपका इंडिया भी है इसमें, तो बताइए। ओके, ज्यादातर लोग इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन कौन है? ज्यादातर लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ऑल राइट, सभी लोग इंडिया बोल रहे हैं। ओके, और कोई है जिसे लग रहा हो? इजिप्ट, इजिप्ट, कतर कहने वाला कोई और व्यक्ति है? इजिप्ट, कतर कहने वाला कोई व्यक्ति है? अरे वाह, हाँ, कतर कहने वाले भी लोग आ गए। खैर, उससे कुछ नहीं होता, करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी, इसका चेयरमैन कौन है? इंडिया। करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है, ये वाला। हाँ, यहाँ पर आता, ठीक है, बी ऑप्शन इज इंडिया। तो which country will chair the UNSC counter terrorism committee for 2022? It is India.
अच्छा, यहाँ पर यूएनएससी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। यूएनएससी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए, क्या है यूएनएससी का फुल फॉर्म? अरे भैया, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? अगर आप नो आइडिया लिख रहे हैं तो उसके खट तुरंत बाद तुरंत गूगल करिए और देख के बताइए। काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान कैसे बनेगा? उसी को तो रोकने के लिए बनती है सारी कमेटी। बहुत बढ़िया। पापू तातुम जी कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। आप लोगों को तेरेसा मुसू जी का भी कमेंट आया, अनीफी जी का भी कमेंट आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता हो कमेंट से देख के लिख ले, सब करेक्ट लिख रहे हैं। यूएनएससी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, यूएनएससी क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ये शायद पीछे चला गया, इधर लिख देता हूं। यूएनएससी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। तो अच्छा, इधर ही साथ बताइए यूएनएससी में कितने मेंबर्स हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं आपका, बताइए जल्दी से। यूएनएससी का भी हेडक्वार्टर वही आपका यूएसए में मिलेगा। सिर्फ जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें सिर्फ आईसीजे को हटा दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके अलावा सबके हेडक्वार्टर आपको यूएसए में मिल जाएंगे। 7 नहीं भैया, हाँ जी, अब करेक्ट आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 5। यूएनएससी में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? एक तो आपका यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम है, और आपका चाइना है। 1 2 3 4 5, ये 5 कौन है? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स। जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इसमें सिर्फ 5 मेंबर्स हैं। इंडिया भी ट्राई करता रहता है। इंडिया, जर्मनी, जापान, हम 3 कंट्रीज हैं जो ज्यादा ट्राई करते हैं इसकी मेंबरशिप लेने की। ठीक है, हालांकि अभी तक तो हमें नहीं मिल पाई, बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू गेट इट्स मेंबरशिप। क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए, इंडिया इज ए वेरी डेवलपिंग कंट्री, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो इस कंट्री को बहुत डिजर्विंग है यहाँ पर सीट मिलना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं वो यही डिस्कस करते हैं, और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है? अगर कोई डिसीजन लेना है तो मान लीजिए 4 एग्री कर गए बट चाइना एग्री नहीं कर रहा है, तो चाइना के पास क्या है? वीटो पावर, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कोई भी अगर ये कमेटी डिसीजन लेगी तो तभी ले पाएगी जब सारे के सारे मेंबर्स एग्री करें। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे मेंबर्स एक साथ एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए फायदा देती है, कोई चीज किसी के लिए फायदा देती है। जैसे जब आपका अटैक हुआ था, ये पुलवामा अटैक, तो उसके लिए जो जिस पर्सन पे इसका आरोप लगा था, मसूद अजहर, उसको इंडिया ने ट्राई किया था उस पे सैंक्शंस लगवाने के लिए इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस से। तो ये वो मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, तो यूएसए एग्री कर गया, रशिया एग्री कर गया, फ्रांस और यूके ये सब एग्री कर गए थे कि मसूद अजहर पे सैंक्शन लगा दो। बट वहां पर चाइना ने वीटो कर दिया। क्यों? चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। तो इस तरह से इसके डिसीजंस बहुत बार इनफेक्टिव भी रहते हैं, तो ये भी एक बात है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस आपका बना था 1945 में। डेट याद है किसी को? 1945 में क्या डेट थी यूनाइटेड नेशंस की? चाइना बहुत वीटो करता रहता है। यूनाइटेड नेशंस बनने की डेट, ईयर तो मैंने बता दिया 1945।
जल्दी से कमेंट करके बताइए यूनाइटेड नेशंस फॉर्म होने की डेट। यूनाइटेड नेशंस डे होने की एक पर्सन, आपका क्या नाम है? 26 अक्टूबर बता रहे हैं। पोलो जी बता रहे हैं 24। 26 कौन बता रहा था अभी? अच्छा तोको जी 26, बाकी सब लोग 24 बता रहे हैं। आगे बात तुम बता रहे हैं अलग ही डेट है 9 अगस्त। और बताइए, और लोग बताइए। तो 24 है या 26 है? तो करेक्ट आंसर इज आपका 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 इज द करेक्ट डेट फॉर यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन डे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में एक सेक्रेटेरिएट होती है, 6 ऑर्गन्स होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमने डिस्कस वो एक बार देखे थे, जिसमें से एक तो हो गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में सारी कंट्रीज होती हैं, तो वहां पर फैसला वीटो से नहीं होता, वहां पर आपका वोटिंग से होता है। जनरल असेंबली में थोड़ा वोटिंग से होता है। अच्छा, थोड़ा हो सकता है बच्चों की तरफ से शोर आ रहा, तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, बच्चे खेलते रहते हैं। अब उनसे तो नहीं कह सकते जबरदस्ती पढ़ाई करने को, अभी वो बचपन जी रहे हैं। आप जी चुके हैं बचपन, ठीक है। अब आपके काम है मेहनत करना, तो जल्दी से मेहनत करिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट भी क्या है? यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इस सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल। एक तरीके से जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है यूनाइटेड नेशंस का, सेक्रेटेरिएट कहीं का भी उसका काम क्या रहता है? ऑफिशियल वर्क करना, पेपर वर्क करना। तो उसका जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? सेक्रेटरी जनरल। तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए जल्दी से। जल्दी से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ जी, एजी। लोग ने तो आपका बड़ा ही क्या, एजी किसने लिखा? अच्छा, केंगे ने लिखा है एजी। तो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है। स्पेलिंग हो सकता है मेरी भी गलत हो, बट एग्जाम में इस तरह का कोई नाम देखे तो यही करेक्ट है। तो एंटोनियो गुटेरेस कौन है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, ये जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो जी, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी बता दीजिए जल्दी से। एंटोनियो जी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? हिंट देता हूं, दो कंट्रीज हैं, एक है स्पेन, एक है पोर्टुगल। दो में से किसी एक से बिलोंग करते हैं। तो लोक जी का आंसर आ रहा है पोर्टुगल, जुंगे जी का आ रहा है स्पेन, सांगलीरा कह रहे हैं पोर्टुगल। और लोग बताइए स्पेन या पोर्टुगल? एंटोनियो गुटेरेस कहां से बिलोंग करते हैं? ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज पोर्टुगल, पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। पोर्टुगल के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि पोर्टुगीज जो थे फर्स्ट यूरोपियंस से जो इंडिया आए थे, और लास्ट थे जो इंडिया को छोड़ के गए थे जब ये गोवा से, जो जब गोवा इनसे खाली कराया गया था। और पोर्टुगीज में हमने देखा था सबसे पहले कौन आया था आपका? वास्को ड गामा आए थे। ताजुम जी स्पेन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इज पोर्टुगल। तो सबसे पहले वास्को ड गामा आया था इन द ईयर ऑफ 1498। 1498 में आए थे वास्को ड गामा, और वहां से फिर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया था। चलिए, इससे रिलेटेड काफी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स थ्रू वेरियस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? चार ऑप्शन है आपके पास, ई ज्ञान मित्रा, एस्पायर, समर्थ, निष्ठा। बताइए कौन सा पोर्टुगल कह रहा हूँ, पोर्टल लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जल्दी से बताइए।
समर्थ कह रहे हैं आप? चलिए और लोग जवाब दें फिर मैं बताता हूँ। सी ऑप्शन आ रहा है और ए ऑप्शन भी आ रहा है। सी क्या है? समर्थ। ई ज्ञान मित्रा। और क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं और लोग बताइए। उन्हीं जी कह रहे हैं निष्ठा। पापू तातुम कह रहे हैं निष्ठा। पहले आंसर लोगों ने निष्ठा बोला है, फिर चेंज हो रहा है। तो निष्ठा वाले कितने? निष्ठा, जो लोग निष्ठा कह रहे हैं। ओहो, लोग जी ने तो पूरा एक लंबा सा वो लंबा चौड़ा आंसर भेजा। ऑन January 10, 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, निष्ठा। और राइट, तो ठीक है। विच पोर्टल वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? पोर्टल का नाम है निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म पता है किसी को? देखिए मोदी गवर्नमेंट में थोड़ा ये तो स्पेशल, ये लोग एक्रोनिम्स जो बनाते हैं वो बड़े बेहतरीन बेहतरीन बनाते हैं। तो निष्ठा की फुल फॉर्म देख लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचर फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ऐसी कुछ आपका फुल फॉर्म है निष्ठा की। इसका पर्पस ये है कि टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन किया जा सके ताकि वो बच्चों को एक वेल इक्विप्ड और क्रिटिकल थिंकिंग सिखा सके। देखिए हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अभी बहुत ज्यादा बोगस हो गया है। इसमें कहने में कोई गलती नहीं है कि एजुकेशन बिल्कुल इंडिया में बोगस हो चुकी है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ क्या रह गया? नौकरी पाना और कुछ नहीं। जबकि एजुकेशन का पर्पस था एक बेहतर इंसान बनना, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना। तो वो तब डेवलप होगा जब आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्रिटिकल का मतलब है कि जब आप क्लियरली ये समझ पाएंगे क्या गलत है क्या सही है, जब आप ये आइडिया लगा लेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, तो वो कहलाती है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। बट आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन चल रही है वो इस बात पे तो फोकस ही नहीं करती क्या सही है क्या गलत। एक ही पर्पस रह गया है, पढ़ाई लिखाई करो वरना नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई का पर्पस रह गया और कोई सेकंड पर्पस नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है आपका इसके लिए कि एक टीचर भी इतना इक्विप बने कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए। तो इसी के लिए पोर्टल बनाया गया निष्ठा। ऐसे पोर्टल की बहुत जरूरत है हमें। चलिए ओके। अच्छा तो ये बताइए, अब इसमें एक जवाब दीजिए कि आपका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अब इसका नाम चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके जो मंत्री है वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द टाइमिंग कौन है? अभी रिसेंटली जो कैबिनेट शफल हुआ था उसमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी चेंज हुए थे, तो आपको नाम बताना है अभी करेंट के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है। रमेश पोखरियाल पुराने हो गए रेशमी जी, एक बार फिर से सर्च करिए और देख के बताइए। शादू जी कह रहे हैं यू टोल्ड मी डोंट गो विद पब्लिक पोल सो। हाँ जी, मैंने हमेशा से कहा पब्लिक पोल के हिसाब से नहीं चलना, अपना दिमाग लगाना है। पब्लिक पोल सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा पब्लिक पोल सही होता है या हमेशा गलत होता है। मैं बस इतना कहता हूँ आप अपना स्टैंड लीजिए, अपना आंसर दीजिए। एक्चुअल में यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? आप अपना एक खुद का स्टैंड ले रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये सही है तो सही है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था, बहुत बेहतरीन जा रहा था, बहुत बेहतरीन। लोग बड़ा खुश थे, एक अलग अलग ही लेवल का मोटिवेशन था लोगों में। लेकिन फिर भी एक छोटा सा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट के बाद तुरंत गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस लिया। कई लोग उनसे खफा थे, गुस्सा थे कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब वो अगर वो मेजोरिटी की बात सुनते तो मूवमेंट चलने देते। लेकिन ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड्स, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला पर्सन था वो। उसको इतना क्लियर था कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये छोटा सा मूवमेंट है। अगर ये चौरी चौरा वाला और ज्यादा वायलेंस हो गया तो ये ब्रिटेन वाले और एक्टिव हो जाएंगे और बुरी तरह से पिटाई करेंगे इंडियंस की।
तो इसीलिए गांधी जी ने वो मूवमेंट वापस लिया था। तो वो ऐसा तभी कर पा रहे थे जब उनमें क्रिटिकल थिंकिंग थी। आपको भी लीडर बनना है, आपको भी एक ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत डिमांड होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पब्लिक पोल्स के हिसाब से मत जाइए। ऑल राइट। तो रमेश पोखरियाल तो पुराने हो गए, करंट डॉक्टर हर्षवर्धन तो चले गए बेचारे। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज आपका धर्मेंद्र प्रधान। अभी करेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है आपका? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, अलग से आपको बैठ के सारे मिनिस्टर्स के नाम रटने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये सारे नाम अपने आप याद हो जाते हैं। एक्चुअल में लोग परेशान रहते हैं सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन यकीन मानिए सबसे आसान चीज करंट अफेयर्स है। बस करंट अफेयर्स की एक ही चीज की डिमांड है, कंसिस्टेंसी, कि आप उसे लगातार पढ़िए। लगातार या तो किसी मैगजीन को पढ़िए करंट अफेयर्स की, या सबसे बेस्ट है लगातार आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप 2-3 बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जीएस है तो याद ही करना पड़े। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सिंसियर रहिए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। चलिए फिर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन में ना चला जाए। पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, मेरे बोर्ड पर नहीं। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन इस पे टाइप कर रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर के कमाल है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द बाईएनियल? पहली बात तो समझिए, बाईएनियल का मतलब क्या है। बाईएनियल का मतलब साल में 2 बार। बाईएनियल, पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब क्या है? ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये वर्ड आते रहते हैं करंट अफेयर्स में, न्यूज में, तो इनका मतलब पता होना चाहिए। बाईएनियल मतलब साल में 2 बार, और पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब है ऑल ओवर इंडिया। वैसे तो ये अंग्रेजी का थोड़ा सा टर्म है, लेकिन जीएस में बहुत यूज होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला पैन इंडिया मूवमेंट। तो पैन इंडिया का मतलब क्या? ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तो एक ऑल ओवर इंडिया एक सेकंड एडिशन हुआ था, वो हमारी लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। तो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो किसने करवाई थी? इंडियन नेवी ने करवाई थी। तो उसका नाम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, एक्यूवेरिन 21, सूर्य किरण 21, धर्म गार्जियन 21, सी विजिल 21। तो करेक्ट नाम बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन नेवी में एक लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज करवाई थी, उसका नाम बताना है। तो मेजोरिटी आप किधर जा रहे हैं? सी विजिल 21 की तरफ जा रहे हैं। और लोग बताइए करेक्ट ऑप्शन। लोग जी तो एक कदम आगे चल रहे हैं। 7,560 किलोमीटर कोस्ट लाइन। विक्टोरिया जी, हो सकता है अमरजीत सर पीडीएफ ना भेज पाए हो, क्योंकि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस रहते हैं, तो टाइम लग जाता है कभी कभी रिप्लाई करने में। तो अगर आपने मैसेज किया है तो डोंट वरी, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। आप लोगों को सबको यूपीएससी लेवल का ही बनाना है हमें। ठीक है, एक यूपीएससी लेवल की तैयारी बहुत जरूरी होती है लाइफ में, एक बार तो एटलीस्ट करनी चाहिए। इससे आपके सारे दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं, सोचने के सारे नजरिए बदल जाते हैं। तो बहुत बेहतर रहेगा अगर आप लोग यूपीएससी लेवल की तैयारी करें। चलिए, तो सूर्य किरण भी कह रहे हैं कुछ लोग, बट करेक्ट आंसर क्या है? सी विजिल 21। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी विजिल 21। देखिए, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये पूरी कोस्ट है। ठीक है, ये पूरी कोस्ट है, इसको और अच्छे से बनाते हैं। तो इस पूरी कोस्ट को सिक्योर करने के लिए कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कराई जाती है। देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी क्या है? जो कोस्टल एरियाज हैं उनको सिक्योर करना ही कोस्टल सिक्योरिटी कहलाता है।
कोस्टल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, तो वहां से हमें बहुत बड़ा झटका लगा था कि कोस्टल एरिया हमारे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कोई भी आतंकवादी आता है कोस्टल इलाके से मुंबई में एंटर करता है, वहां धमाके मचा के चला जाता है। खैर जा तो नहीं पाया, उसको हमने पकड़ लिया, लेकिन नुकसान वो कितना करके गया था ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसी के लिए इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज करवाई। इसमें आपका इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स इन्वॉल्व है, कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है, और भी जो आपकी यहाँ पर मेरीटाइम एजेंसीज है वो सारी इन्वॉल्व होके उन सबका कोऑर्डिनेशन किसने करा, इंडियन नेवी ने, और उन सब ने मिलकर एक सबसे बड़ी इंडिया की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज करी, जिसका नाम है आपका सी विजिल 21 एक्सरसाइज का नाम है। पूरी इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन है, ये वाली कोस्ट लाइन प्लस इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से उनकी कोस्ट लाइन, प्लस इधर आपका लक्षद्वीप आइलैंड से उनकी कोस्ट लाइन, तो ये सारी कोस्ट लाइंस को सिक्योर करने के लिए एक्सरसाइज की गई थी सी विजिल 21। और हमेशा याद रखिएगा इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है, ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सारी मिला के टोटल लेंथ है 7516 किलोमीटर। ये इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है। कितनी लेंथ है? 7516 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारी किस स्टेट पर है? जैसे इधर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा ये सब आते हैं, तो इसी तरह से हर स्टेट की कुछ कोस्ट लाइन होती है, तो आपको बताना है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपको बतानी किस स्टेट की है, जल्दी से पहले बताइए। ऑलराइट, तो आंसर आ रहा है गुजरात। ठीक है, और कोई बताइए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपका कौन से स्टेट की है? तो करेक्ट आंसर है आपका गुजरात। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की, इसको याद रखिएगा। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपका गुजरात की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Recently, in January 2021, the fifth National Kayakalp Awards for the 2019 to 2019 से 20 was awarded virtually by Union Minister Harshvardhan. Under which scheme was the national initiative Kayakalp launched? देखिए एक अवार्ड है, उसका नाम क्या है? कायाकल्प, नेशनल कायाकल्प अवार्ड। ये किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं ये पूछ रहा है। नेशनल कायाकल्प अवार्ड किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं, सिर्फ ये पूछ रहा है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। नेशनल कायाकल्प अवार्ड किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो चार में से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है। तो ज्यादातर लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं। और बताइए। तो स्वच्छ भारत मिशन की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर आंसर। कायाकल्प अवार्ड का नाम है, अवार्ड मिलते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और वैसे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल ही जाते हैं, तो ये आपका वो गुजरा वक्त नहीं है जो वापस ना आए। आपको कहीं पर अगर कोई पार्ट मिस हो जाता तो दोबारा से आप रिकॉर्डेड लेक्चर से वो पार्ट देख सकते हैं। और लग रहा है कि कोई पार्ट मेरा लिखने को रह गया है, मैंने इरेज कर दिया, इस तरह का भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो टाइम नोट कर लीजिए कि किस टाइम पर आपका पोर्शन छूटा है, तो बाद में जाके उसी टाइम पर आप सेम पोर्शन कंप्लीट कर दिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हाँ, पानी तो सबको पीना चाहिए। चलिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है इट इज अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ये किसके अंडर आता है? स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है, SBM। कायाकल्प अवार्ड जो है आपका, ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को दिए जाते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके जो सब डिविजन्स होते हैं उसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। तो इस तरह के जितने भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको एग्जामाइन किया जाता है और देखा जाता है किसने हाइजीन को ज्यादा प्रमोशन दिया, हाइजीन किसके यहाँ ज्यादा अच्छा रहा, यानी सफाई किस पे ज्यादा अच्छी रही, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड 2015 से चल रहे हैं आपके, ये कायाकल्प अवार्ड। ये किस स्कीम के अंडर आ जाते हैं? आपका स्वच्छ भारत मिशन। किसको दिए जाते हैं? जो आपका पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इनको ध्यान में रख के दिया जाता है ये अवार्ड। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which light combat aircraft got approval from the Cabinet Committee on Security for its procurement in January 2021? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जिसको रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी है प्रोक्योर करने की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कौन सी है? इंडिया की ही है। एक्चुअल में इंडियन जो एक कैबिनेट कमेटी है उसने परमिशन दी है जो भी आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसे एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाए। तो वो पूछ रहा है कि उस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। वैसे तो जब भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात आए तो आपके दिमाग में एक ही एयरक्राफ्ट आना चाहिए। तो चार ऑप्शन से बताइए कौन सा है, होंगडू, काई, तेजस या याक। ऑलराइट, ज्यादातर लोग तेजस की तरफ जा रहे हैं। तेजस, तेजस वैसे फेमस है, ये आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये काफी आसान सवाल है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होगा? और बताइए और लोग क्या कह रहे हैं। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ये बात कर रहे हैं उसका नाम है तेजस। तेजस पूरा नाम है MK-1A। पहले तेजस MK था, अब उसका नया वेरिएंट आया है MK-1A, वो उससे भी ज्यादा एडवांस है। ये बहुत ही सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और इसको प्रोक्योर करने की परमिशन कहां से मिली है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसकी परमिशन दी है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कौन चेयर करता है? इट इज चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है इसे पहले ही बता दीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन चेयर करता है? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, नरेंद्र मोदी ने अप्रूव करा था प्रोक्योरमेंट। मैं पूछ रहा हूँ ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का चेयरमैन कौन होता है? मिदक जी कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, भास्कर जी कह रहे हैं PM, सांगलीला जी कह, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अच्छा, शायद पूछ रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अभी बताता हूँ कौन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो प्रेसिडेंट, नहीं भैया प्रेसिडेंट भी नहीं है, होम मिनिस्टर भी नहीं है। दो आपको डाउट होने चाहिए थे, या तो PM या फिर डिफेंस मिनिस्टर। अगर डिफेंस मिनिस्टर का डाउट है तो हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड बात है। बट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन चेयर करता है? PM चेयर करता है। अब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको आराम से डिटेल में समझते हैं कि ये कहने की क्या चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको, आपका जो स्लाइड शो है उसको बंद कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर लिख के आपको समझा सकूँ। स्लाइड शो मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि हमने देखा था सुबह की क्लास में, देखा था कि एक लोकसभा होती है
एक राज्यसभा होती है। पूरी A to Z डिटेल समझ लेते हैं। एक लोकसभा थी, एक राज्यसभा थी। तो इन दोनों से ही मेंबर्स इलेक्ट होके कहां जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर और उसके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से आते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से। किसी थर्ड कहीं और से भी आ सकते हैं, मतलब इनके बाहर से भी आ सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है विद इन 6 मंथ्स उन्हें या तो लोकसभा ज्वाइन करना है या राज्यसभा ज्वाइन करना है फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये भी 3 टाइप के होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका 3 टाइप के होते हैं। तो जो सबसे टॉप का मिनिस्टर होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। एक होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर। एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, तो हर मिनिस्ट्री में सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं होता है, 2 या 3 मिनिस्टर होते हैं। तो उस मिनिस्ट्री का जो सबसे टॉप मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे टॉप मिनिस्टर कौन होता है हर मिनिस्ट्री का, वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके अंडर में जो मिनिस्टर काम करता है वो कहलाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होगा, असिस्टेंट होगा कैबिनेट मिनिस्टर का। जैसे होम मिनिस्ट्री के आपके जो अमित शाह हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जो उनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो किसकी बात मानेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर की। अब एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। एक्चुअली में कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो अगर आप कंपेयर करें कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और होम मिनिस्ट्री, तो ऑब्वियसली बात है होम मिनिस्ट्री ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री है। तो जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट ही नहीं होती है। उसमें डायरेक्ट कौन होगा, उस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक का पर्सन होता है। बट वो सबसे टॉप पर्सन होता है उस मिनिस्ट्री का, तो वो किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। हालांकि उसकी रैंक आपका कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर, बट वो अपनी मिनिस्ट्री में किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस पे, कैबिनेट मिनिस्टर पे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो डिपेंडेंट है वो अपने दम पे फैसले नहीं लेंगे, वो किसकी बात मानेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। और किसी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में जो आपका मिनिस्टर होगा होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि वो किसी के अंडर में आके फैसले नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इन 3 को थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अब आप खुद समझिए, किसी भी मिनिस्ट्री में एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है। तो कभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई डिसीजन लेना होगा तो वो किसको बुलाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाएगा या दोनों को बुलाएगा। वो कोशिश करेगा कम लोग आए, एक छोटी सी मीटिंग करी जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बहुत ज्यादा 80 के करीब लोग होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बट कैबिनेट मिनिस्टर तो उसमें कुछ ही लोग बनते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर की भीड़ कम होती है। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उसी को कहते हैं कैबिनेट मीटिंग। और अलग अलग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, उनको बना देते हैं कैबिनेट कमेटी। जैसे एक कैबिनेट कमेटी इकोनॉमी की हो गई, एक कैबिनेट कमेटी हो गई सिक्योरिटी की। अभी रिसेंटली जब 2019 में गवर्नमेंट आई थी तो 2 नई कैबिनेट बनी थी, एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बनी थी और आपका एक स्टार्टअप से रिलेटेड बनी थी। तो कैबिनेट कमेटी भी कई तरह की होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। तो जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसमें आपका जनरली कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहता है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रहते हैं। तो सिर्फ टॉप टॉप लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो कैबिनेट कमेटी में बहुत गिने चुने टॉप क्लास लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है आपका, इसको कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा मेजोरिटी ऑफ जो कैबिनेट कमेटीज है उनको प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करता है। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज हैं उसमें से मेजोरिटी को कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर। 1-2 हैं बस उसको होम मिनिस्टर चेयर करता है, बाकी सब आप मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करता है। डिफेंस मिनिस्टर इसको चेयर नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा।
वॉइस के लिए देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी दम लगाया हूं। आप एक काम कर सकते हैं, हेडफोन्स यूज करिए, हेडफोन्स में आवाज ठीक आ रहा है, हेडफोन्स यूज कर लीजिए या अपनी फोन का भी साउंड बढ़ा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक बिल्कुल ठीक फिक्स है, इतने पे आवाज आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात करी। अच्छा, एक और काउंसिल होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये चेयर करता है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये सवाल भी आ चुका है यूपीएससी में। डिफेंस मिनिस्टर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना समझ लें आप तो इसको कौन चेयर करेगा? इसे चेयर करेगा डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन चेयर करेगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर करेगा आपका डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम क्या है? जितना भी हम वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, तो क्या वेपन इंपोर्ट करना है, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। एक्चुअली में जो राफेल की कंट्रोवर्सी है वो इसी बात पे डील करती है, क्योंकि जो भी बाहर से हमें वेपन्स या फिर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने होते हैं, वो इंपोर्ट करने होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को यूज करके। बट जो द हिंदू वगैरह ने कुछ एलिगेशंस लगाई थी गवर्नमेंट पे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व था राफेल को प्रोक्योर करने में। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी है राफेल की, मेनली तो यही कंट्रोवर्सी है आपका कि अगर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कंट्री में बनाई गई है जिसका सोल काम यही है कि बाहर से वेपन्स और एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करा जाए, तो पीएमओ उसमें क्या क्यों इन्वॉल्व थे? तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है राफेल से रिलेटेड। तो यहां से याद रखिएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन चेयर करता है? आपका डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक मशीन पिस्टल है अस्मी, इसकी बात हो रही है। मशीन पिस्टल अस्मी की हम पहले भी बात कर चुके हैं। डीआरडीओ की एक लैब है। क्वेश्चन इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें डीआरडीओ की एक लैब का नाम दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, बस वो क्वेश्चन में आ गया तो उसको देख लीजिए बस एक बार। डीआरडीओ की लैब का क्या नाम है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ARDE, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी। एक उन्होंने मशीन पिस्टल बनाया। मशीन पिस्टल मतलब वो खुद से रिलोड हो सकता है, और उसका नाम क्या है? अस्मी। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की किस ब्रांच को ये पिस्टल दी गई है? तो अस्मी पिस्टल किसने रिसीव करी है? चार ऑप्शन है आपके पास, अस्मी पिस्टल किसको मिली है? चार ऑप्शन है, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी, सीआरपीएफ। करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कई लोग आरबी कह रहे हैं, तो कई सी कह रहे हैं। सी, हाँ आर्मी है, ठीक है। बी भी कह रहे हैं, लोबसंग ताशी जी कह रहे हैं बी। और लोग बताइए। ये हम लोग कर चुके हैं। तो आप चाहें तो पिछला क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। हमने बात करी थी, क्वेश्चन उस टाइम ये था कि इंडियन नेवी को कौन सी पिस्टल दी है डीआरडीओ ने, तब आंसर में था अस्मी पिस्टल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी, इंडियन नेवी। अस्मी पिस्टल किसको मिली है? इंडियन नेवी को मिली है। आर्मी ने तो बनाई है उसे, आर्मी और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से वो बनी है। ठीक है, आर्मी और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से वो बनी है। फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है। बट वो मिली दी किसको गई है? नेवी को दी गई है। अब नेवी वाले भी तो पिस्टल यूज कर ही सकते हैं, या सिर्फ आर्मी वाले हथियार यूज करते हैं? चलिए, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें से याद रखिएगा, ये नेवी से रिलेटेड है। देखिए सेम क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या था? क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका आंसर है तेजस। क्वेश्चन 7 का आंसर है तेजस। ठीक है, सी तेजस है क्वेश्चन 7 का आंसर।
एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तेजस। अच्छा, तेजस बनाया किसने? तेजस बनाया किसने? मेंशन करिए। डीआरडीओ ने बनाया या एचएएल ने बनाया? किसने बनाया तेजस? नेवी इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो इसको बी कर दीजिए। मेन चीज है नेवी करेक्ट आंसर है, बी या सी से क्या मतलब है। ठीक है, तो तेजस किसने बनाया? एचएएल ने या डीआरडीओ ने? टोकोदेव कह रहे हैं एचएएल, श्राद्धु जी कह रहे हैं डीआरडीओ। श्राद्धु जी इस बार आप पब्लिक पोल के साथ नहीं गए। रिक बैल कह रहे हैं एचएएल, एचएएल। और लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर डीआरडीओ नहीं है इसका, करेक्ट आंसर इसका एचएएल है। याद रखिएगा, तेजस को किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। तेजस बनाने वाली है एचएएल। एक ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। Which organization released a report on trend and progress of banking in India 2019 to 20 that highlighted the performance of banking and allied sectors? बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कौन सी रिपोर्ट बनाई गई है? इंप्रूव करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उसको चेक करने के लिए कि बैंकिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, क्रिसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई। एक्चुअली अभी रिसेंटली पैंडेमिक के टाइम में बैंक्स की बहुत हालत खराब हो गई थी, बहुत कैश क्रंच हो गया था, तो इसीलिए ये बैंकिंग प्रोग्रेस पे एक रिपोर्ट बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि किस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। तो बैंक की परफॉर्मेंस पे ये रिपोर्ट बनी है। आपको ये बताना है कि जो इंडियन बैंक्स की रिपोर्ट पे जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनी है, बनाई किसने? क्रिसिल ने बनाई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाई है, वर्ल्ड बैंक ने बनाई है, या आरबीआई ने बनाई है? आगे वो तुम कह रहे हैं आरबीआई। ज्यादातर लोग लोकसांग, काशी, गुची, जमुना, उलोको, मोंगलांग, अंगा, तांतीवा, आप लोग क्या कह रहे हैं? सब आरबीआई की तरफ जा रहे हैं। और कोई है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या क्रिसिल को सपोर्ट कर रहा हो? चलिए बढ़िया, मेजोरिटी किधर जा रहा है? मेजोरिटी अपना जा रहा है आरबीआई की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेजोरिटी अपना आरबीआई की तरफ जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ये आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज डी, आरबीआई। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें? आरबीआई होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें जो चार ऑप्शन है, क्रिसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की नहीं है, ये बाहर की है। एक एसएनपी करके बाहर की कंपनी है, उसकी है ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो लोग लोन लेते हैं उनको रेटिंग देते हैं। रेटिंग इन द सेंस वो बताते हैं कि ये लोग लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग वो उनका काम ही क्या है, जैसे अभी विजय माल्या है, अंबानी है, ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग लोन लेते हैं। तो ये लोग क्या है, किंगफिशर की रेटिंग डाउन रहेगी। क्यों? क्योंकि किंगफिशर का रिकॉर्ड सबको पता है कि वो लोग लोन नहीं चुकाते हैं। तो जो लोन जल्दी चुकाता है उसकी रेटिंग अच्छी कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कल जब ये लोन लेने जाएंगे, मान लीजिए एसबीआई के पास आए ये लोग लोन लेने, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको एसबीआई देखेगा कि जो क्रिसिल ने कैसी रैंकिंग दी है उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर उसे लगेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो उसको लोन दिया जाएगा। तो लोन देने के टाइम पे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग्स काम आती हैं। ये क्रिटिक्स एक तरीके से, जैसे बॉलीवुड में क्रिटिक्स होते हैं, उसी तरह से क्रिसिल क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जो लोग लोन लेते हैं उनको ये रैंक देते हैं। एक आम आदमी के लिए जैसे सिविल स्कोर होता है,
जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत काउंट होता है, तो उसी सिविल स्कोर की तरह आपका क्या है, इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हाँ जी सही बात, बेसिकली सिविल फॉर कंपनीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, एक सारे बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड इकोनॉमी को आगे प्रमोट करना। तो एक बात बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। लैग हो रहा है क्या थोड़ा सा? अभी तक मेरे पास कमेंट नहीं आए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स के कमेंट नहीं आए हैं मेरे पास। हाँ अब आना स्टार्ट हुए। जीरो जैन कह रहे हैं स्विट्जरलैंड, मोंगलान कह रहे हैं स्विट्जरलैंड। और लोग बताइए, साउरू कह रहे हैं यूएसए, जेनेवा, ऑल राइट। तो डीआरडीओ, डीआरडीओ कहाँ से आ गया? ये डीआरडीओ पिक्चर में कहाँ से आ गया एकदम से? डीआरडीओ इज गॉन, डीआरडीओ का काम हो चुका है। मैं पूछ रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बताइए। देखिए ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, अब अलग से आप इनके नाम याद करेंगे तो बहुत टफ टास्क हो जाता है, तो उससे बेटर ये है कि जैसे ही किसी करंट अफेयर्स में इनका नाम दिखे खट से उसी टाइम उनको याद कर लीजिए। इस तरह से याद करेंगे तो ये चीजें बर्डन नहीं लगती है, इसीलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ने से आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस बन जाते हैं, बहुत सारा जीके का क्वेश्चन यूं ही निपट जाता है, जो आप शायद कभी खुद से करने बैठते तो बहुत टाइम लगता। तो फैन बंद रखा हुआ है, फैन चल ही नहीं रहा है, फैन बिल्कुल बंद कर रखा है। एक्चुअली उसमें लाइट लटकानी थी, ऊपर कुछ लटकाने का सीन था नहीं, तो वो लाइट फैन में लगा रखी, तो हमने फैन को बंद कर रखा, तो इस टाइम बिना फैन के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है पसीना वसीना आ गया है। चलिए, तो मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसको याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और क्या था? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? लोन देने का काम है डेवलपमेंट पर्पस के लिए डिफरेंट कंट्रीज को। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए। बढ़िया, सांग लीडर जी का आंसर आ रहा है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। और लोग बताइए करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। न्यूटन, न्यूटन कहां से आ गया? मेजोरिटी विंस डेमोक्रेसी तो मेजोरिटी पे काम करती है। यहाँ हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं खेल रहे कि जो मेजोरिटी कहेगी वो सही होगा, यहाँ हम ऑफिसर बन रहे हैं, ऑफिसर के लिए डेमोक्रेसी नहीं होता, फैक्ट होता है। तो फैक्ट अगर सही होगा तो सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा, भली मेजोरिटी उसको सपोर्ट करे। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये यूएसए की कैपिटल भी है वॉशिंगटन डीसी, ये भी आप याद कर सकते हैं, वॉशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए की कैपिटल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अच्छा, अब क्या बचा? आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? आरबीआई का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा ये भी जल्दी से बता दीजिए। साधु जी कह रहे हैं दिल्ली कैपिटल, अंगा जी कह रहे हैं मुंबई, और लोग बताइए। जीरो रैंक कह रहे हैं न्यू दिल्ली, खुशी जमुना कह रहे हैं महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र तो बहुत ब्रॉड हो गया, थोड़ा सा प्रिसाइज बताइए, महाराष्ट्र में कहाँ, पुणे, मुंबई, कहाँ? हाँ, तो दो तरीके के आंसर्स आ रहे हैं, या तो मुंबई आ रहा है या न्यू दिल्ली आ रहा है, बताइए। मुंबई या न्यू दिल्ली? मुंबई या न्यू दिल्ली? चलिए, मुंबई सपनों का शहर। ओहो, वैसे फाइट चलती रहती है हमेशा मुंबई वर्सेस दिल्ली में। मुंबई वाले कहते हैं हमारे यहाँ रात सिक्योर है, रात को आप 1 बजे भी निकलेंगे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दिल्ली वाले कहते हैं हमारे पास मेट्रो है, तो अपनी अपनी लड़ाई चलती रहती है। मुंबई एक अच्छी सिटी है, क्लाइमेट वगैरह बढ़िया है। दिल्ली का क्लाइमेट थोड़ा सा बस खराब पड़ जाता है, जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, जब सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है। लेकिन हाँ, अगर रहना है तो रहने के लिए मेरे हिसाब से दिल्ली ज्यादा परफेक्ट जगह है। यहाँ इजीली आपको रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, मुंबई में बहुत दिक्कत होता है और महंगा बहुत पड़ता है मुंबई। जेम्स टाकी कह रहे हैं क्लास में मुंबई बताया था, तो अभी भी मुंबई बताऊंगा, जगह चेंज होने से आंसर थोड़ी ना बदलेगा। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल भी है मुंबई। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। अरे भैया, सांगलीला जी ने तो बिल्कुल रियल एस्टेट का मार्केट स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। मुंबई प्राइस पर स्क्वायर फीट 25 क्या है, 25,000। अब ये सब मुझे नहीं पता। दिल्ली दिल वालों की है, बिल्कुल दिल वालों की है, दिल्ली बिल्कुल दिल वालों की है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, which was the only authorized bank in India to issue the electoral bonds so as of December 2020? करेक्ट आंसर इसका बताइए। which was the only authorized bank in India to issue the electoral bonds? क्या आंसर है इसका? रश्मि जी का आंसर आया एसबीआई। सांग लीडर जी, लोग सांग, लोग नाम क्या, ये सब एसबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन इशू कर सकता है? सिर्फ एसबीआई इशू कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम आते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन यानी चंदा देने में। तो करना क्या होता है, आप किसी एसबीआई की बैंक में जाएंगे, वहां पर जाके आप उनसे कहेंगे मेरे को एक बॉन्ड खरीदना है, कितने का भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़। आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 10,000 का बॉन्ड खरीदना है, तो आप 10,000 एसबीआई को पे करेंगे, एसबीआई आपको 10,000 का एक इलेक्टोरल बॉन्ड बना के दे देगा। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड आपको क्या करना है, वो जाके उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में सबमिट कर देना है। तो इससे होगा क्या, एक एनोनिमसिटी बनी रहेगी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि उसे वो पैसा दिया किसने। ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास डोनेशन किस कंपनी से आ रहा है। क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी से डोनेशन आ रहा है, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो उसी कंपनी को सपोर्ट करेगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम बनाई थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सब कौन इशू करता है? एसबीआई इशू करता है। गरीब का पैसा चुराने वाला एसबीआई, ऐसा क्या करा एसबीआई ने? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। Which organization alongside DRDO has conducted the maiden trial of Sahayak NG, India's first indigenously air-droppable container? देखिए, जो जनवरी में फर्स्ट क्लास था उसी में शायद ही पहला क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि फर्स्ट एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का नाम पूछा था उसमें। तो यहाँ पर नाम दिया गया है सहायक एनजी, लेकिन ये कौन इसको ट्रायल कंडक्ट कर रहा है? तो ये ऑप्शन बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा चेंज उल्टा कर दिया है। पहले जो भी डिफेंस फोर्स थी उसका नाम दिया था और कंटेनर का नाम पूछा था, इस बार कंटेनर का नाम दिया है, डिफेंस फोर्स का नाम पूछ रहा है। कौन है? एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, आर्मी है? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। तो मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रही है? मेजॉरिटी आपका जा रही है नेवी की तरफ। तो मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है नेवी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज नेवी। सहायक एनजी का ट्रायल किसने किया? नेवी ने किया है।
तो जो अगर पिछली क्लास में नहीं आए थे तो मैं उन्हें बता दूं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स क्या होते हैं। जैसे अगर आपको किसी माउंटेनियस इलाके में जाना है, या जैसे नेवी है, नेवी क्या है, बीच ओशन में कहीं फंसी हुई है, अब उस तक कोई सामान पहुंचाना है, तो या तो नेवी का वो शिप वापस आए कोस्ट पे और सामान लेके जाए कोई स्पेयर पार्ट, या फिर हम कोई दूसरा शिप दौड़ाएं नेवी के शिप तक, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा। तो उससे बढ़िया ये है ना कि एक एक एरोप्लेन में आप एक एयरक्राफ्ट में क्या करें, एक कंटेनर को लोड करें और उस लोकेशन पे ड्रॉप करवा दें। तो बस वही एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का कंसेप्ट है। एक जीपीएस लोकेशन सेट हो जाएगी, वो कंटेनर एग्जैक्टली वहीं जाके गिरेगा, एयरक्राफ्ट उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर उस कंटेनर में पैराशूट लगा होगा, वो इजीली उस लोकेशन पे लैंड कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स का। नाम क्या है, सहायक एनजी। तो नाम जरूर याद रखेंगे, नाम जरूर याद रखना है, सहायक एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank partnered with RuPay to launch RuPay POS in association with Pay Nearby Distributors to transform smartphone into merchant point of sales terminal। ये बहुत खास क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। कंसेप्ट ये है कि जैसे पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का एक छोटा सा डब्बा टाइप का होता है, उसमें कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं, एक स्क्रीन होती है, उसमें आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। जो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती है उसी को क्या कहते हैं, पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो कई बार कुछ दुकानदारों के पास वो पीओएस मशीन नहीं होता है, तो उनको ट्रांजैक्शन कैसे करवाया जाए, तो उसके लिए एक बैंक है, उसने रुपे के साथ पार्टनरशिप करी है। रुपे क्या है, रुपे एक प्लेटफॉर्म है ट्रांजैक्शन करने का। जैसे जो भी डेबिट कार्ड्स होते हैं उस पे आप देखते होंगे एक नाम लिखा रहता है, या तो रुपे लिखा होगा, मास्टर लिखा होगा, मैस्ट्रो लिखा होगा, वीजा लिखा होगा। तो ये सब जो रुपे, मास्टर, मैस्ट्रो, वीजा है, ये सब एक्चुअली में क्या है, ये सब आपका एक मीडियम है आपके और बैंक के बीच ट्रांजैक्शन करवाने के लिए। कि जैसे अगर आपका कार्ड मान लीजिए रुपे कार्ड आप यूज करते हैं या वीजा कार्ड यूज करते हैं, तो वीजा कार्ड एक कंपनी है जो आपको आपकी बैंक से कनेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन के लिए। बीच में ये लोग थोड़ा सा फी चार्ज कर लेते हैं अपना, लेकिन ये आपका ट्रांजैक्शन करवा देते हैं। किसी दुकान पे अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो वीजा कार्ड आपको किससे कनेक्ट कर रहा है, उस आपको आपकी बैंक से, और आपकी बैंक को उस दुकानदार की बैंक से। ठीक है, एक कनेक्शन बनाने का काम ये मीडिएटर्स करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं वीजा रुपे कार्ड। रुपे क्या है, इंडियन इनिशिएटिव है, इंडियन कंपनी है रुपे, ये हमने अपना लॉन्च किया, वरना अमेरिकन कंपनीज पहले चलती थी, वीजा, मास्टर, ये पहले ज्यादा चलती थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है, क्योंकि वीजा वगैरह वाले फी ज्यादा लेते थे, रुपे फी कम लेता है, तो घर का पैसा घर में रह जाता है, बाहर हमें नहीं खर्च करना पड़ता है, ये भी एक फायदा है। तो एक बैंक ने रुपे के साथ पार्टनरशिप करी है, और एक ये लोग ऐप यूज करेंगे पे नियर बाई। उससे क्या होगा, पीओएस मशीन की जगह जो दुकानदार का मोबाइल फोन होगा, उसी मोबाइल फोन को एक पीओएस बना देंगे, उसी मोबाइल फोन को ही दुकानदार यूज करके इजीली ट्रांजैक्शन करवा पाएगा। तो पीओएस को किससे रिप्लेस कर देंगे, उस दुकानदार के मोबाइल से। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम एक बैंक कर रही है, बैंक का नाम पूछ रहा है, ये इनिशिएटिव किस बैंक का है। तो करेक्ट आंसर आप बताइए। तो करेक्ट आंसर आर भी रहे हैं, ज्यादातर लोग आरबीएल की तरफ जा रहे हैं, कुछ एक्सिस कह रहे हैं, कुछ एचडीएफसी कह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका आरबीएल बैंक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ये इनिशिएटिव किसका है, आरबीएल बैंक। ये क्या कर रहे हैं, पीओएस मशीन को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मार्टफोन से रिप्लेस करने का काम है इनका। किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, रुपे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, who was recently appointed as a new chairman and CEO of the railway board under the ministry of railways। बताइए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक जो बोर्ड है, उसमें उनके जो एक नए चेयरमैन, या फिर कह सकते हैं चेयरमैन भी वही है, सीईओ भी वही है, नए अपॉइंट हुए हैं। जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको नाम बताना है, क्या नाम है, करेक्ट नाम बताइए। ऑलराइट, ज्यादातर लोग डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सुनीश शर्मा, लोकसान ताशी बस बी की तरफ जा रहे हैं, अजय त्यागी, बाकी सब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, डी फॉर दिल्ली। डी से क्या है, क्या है करेक्ट आंसर, डी फॉर, डी किसके लिए, चलिए डी है आपका
करेक्ट आंसर सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा क्या बन गए? इंडियन रेलवे का एक पूरा बोर्ड होता है, उस बोर्ड में कई सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं और उन सब बोर्ड मेंबर्स का एक जो हेड होता है वो कहलाता है चेयरमैन। और चेयरमैन या फिर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। चेयरमैन भी होता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है रेलवे बोर्ड का। तो वो कौन बन गए आपका? सुनीत शर्मा। देखिए आज का जो टाइम है, आप लोगों का शायद आज पहला क्लास है जो आप लोग कंटिन्यूअसली 4 क्लासेस करते हुए आ रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये बहुत अप्रिशिएबल बात है कि आप लोग लगातार इतनी क्लासेस करते आ रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे पढ़ना कोई मजाक बात नहीं होता है। और वो भी इसके अलावा फिर आपको अपना भी रिवाइज करना होता है। कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं तो वहां भी जाना होता है। तो कुल मिला के ये जो आपका एफर्ट है उसको तो सैल्यूट है, उसके लिए तो पक्का सैल्यूट है। वो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी चीज को आगे प्रमोट करते रहिए। देखिए क्योंकि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ये आप ही को फायदा देगा, आप ही को एक बेहतर इंसान बनाएगा। लाइफ में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी अगर आप टास्क परफॉर्म करेंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है, लाइफ तो बहुत बड़ी है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कहीं भी आप लाइफ में कुछ भी काम करेंगे, कल आप ऑफिसर बन के कोई नया इनिशिएटिव लेंगे, कोई नए मिशन पे जाएंगे, तो यही हार्ड वर्क आपको वहां पर काम आएगा। आपका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आप एक ऑफिसर बन जाना, बात खत्म। असली कहानी तो वहां से शुरू होगी। ये सब स्ट्रगल तो बहुत बेसिक स्ट्रगल है। जब आप वहां जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में एंटर करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन से डील करेंगे। अभी तो आप रियल लाइफ सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं, जब आप ऑफिसर बनेंगे तब रियल लाइफ सिचुएशन से डील करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना, उसके लिए बहुत मजबूत होना है। तो आपको जो पढ़ने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है। पढ़ने का रीजन होना चाहिए कि आपको एक मेहनती इंसान बनना है, अवेयर पर्सन बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है जो किसी भी सिचुएशन में कभी हार ना माने। क्योंकि देखिए फेल वही होता है जो गिव अप कर देता है, बाकी फेलियर कोई नहीं है। या तो आपको सक्सेस मिलती है या फिर आपकी सक्सेस डिले होती है। जो राजा लोग होते हैं, जो अरिस्टोक्रेसी होती है, वो कभी हार नहीं मानती। अब राहुल गांधी को देख लिया, इतना इलेक्शन हारते हैं फिर भी राहुल गांधी ने क्या कभी पॉलिटिक्स छोड़ दी? तो जब राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी तो आप लोग पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं? तो आपको भी गिव अप नहीं करना है। हारना जो होता है सिर्फ और सिर्फ ये आपका आम आदमी का काम है। जो राजा लोग होते हैं, जो एरिस्टोक्रेसी होती है, वो कभी नहीं हारती। तो आप लोगों को बिल्कुल जलवे से मेहनत करते जाना है। देखिए देखिए जो आपका आपके लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ये आप ही लोगों का प्यार है। जो अरुणाचल हम गए, हमें इतना प्यार मोहब्बत मिला, इतना अफेक्शन मिला, इतना क्लोजनेस मिला। तो इसीलिए हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए हम आपके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि और भी हमारी टीम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बट कोई बात नहीं, आपके लिए सब चलता रहेगा। बस एक ही रिक्वायरमेंट है आपसे कि आप बस हमें रिजल्ट ला के दीजिए। हमारा पर्पस यही है कि आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कराएं। प्लस इसके अलावा आप और लोगों से इसको प्रमोट करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि ये फ्री इनिशिएटिव का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है वो गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंस जाते हैं, या फिर ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां वो लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, या पढ़ाते भी तो उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा देते हैं। किसी भी मतलब अगर एपीपीएससी की कोचिंग करने जा रहे हैं तो एसआई का मटेरियल पकड़ा के छोड़ देते हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं। तो उन सब से आपको अवेयर रहना है। आपको ये समझना है कि जहां पर आपने ज्वाइन किया है, एनरोल किया है, वहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक हमें जो कमी दिखी कि क्वालिटी कंटेंट की कमी है, जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है आपको एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मटेरियल बनाने में। तो उसके लिए हम एफर्ट दे रहे हैं, ताकि आपको भी एक अवेयर कराया जाए कि क्वालिटी कंटेंट होता क्या है। बाकी यूट्यूब में भी आप चले आएंगे, बहुत मटेरियल पड़ा है। लेकिन वही है, अनअरेंज्ड है, प्लस कोई कुछ भी बोल रहा है। वहां पर सिर्फ फोकस होता है व्यूज बढ़ाने का। वहां पे यूट्यूब पे सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाई जाती है ताकि व्यूज ज्यादा से ज्यादा है। और व्यूज ज्यादा से ज्यादा कैसे आते हैं? हंसी मजाक करके, ज्यादा जोर जोर से चीख के लोग सोचते हैं व्यूज आ जाएंगे। तो वो लोग कुछ भी रैंडम उल्टा सीधा कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक उठाएंगे, उस पर वो वीडियो बना देंगे, जबकि वो आपके एग्जाम्स के लिए कभी रेलिवेंट भी नहीं होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती, बट सुनने में मजेदार नहीं होती, तो उसको स्किप कर देते हैं। कुछ चटपटी सी न्यूज है, उसको बना देंगे, कहेंगे करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो वहां स्टूडेंट्स थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के मामले में भी मार्केट बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी बेच रहे हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको लिमिटेड पढ़ाऊं, लेकिन सिर्फ एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ाई जाए
जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स 2019 अवॉर्डेड बाय पीएम मोदी ऑन जनवरी 2021? आंसर मेंशन करिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, इनका काम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सारे लोगों तक घर पहुंचाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनको एक घर, एक पक्का घर प्रोवाइड करने का काम करता है ये योजना। ये स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किसे मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? ये मेरा फेवरेट स्टेट है, हिंट है, ये मेरा फेवरेट स्टेट है क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। जल्दी से उत्तर प्रदेश की कैपिटल मेंशन कर दीजिए, कमेंट में उत्तर प्रदेश की कैपिटल मेंशन करिए। यूपी की कैपिटल क्या है? हाउ स्टेट। हाँ जी, हम यूपी से हैं। हाँ जी, यूपी की कैपिटल क्या है? यूपी की कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर, यूपी की कैपिटल। चलिए, अच्छा, जो एक और सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दो चलती हैं, एक अर्बन एक रूरल, तो ये वाली स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है? कौन सा मंत्रालय? प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में चल रही है? यूपी में छोटी गंगा, यूपी में तो गंगा ही गंगा है, हाँ कुछ नदियां हमको छोटी गंगा कह देते हैं। हाँ जी, करेक्ट। तो ये योजना चल रही है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको याद रखिए, किसके अंडर चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मंत्री कौन है इस मिनिस्ट्री के, वो भी बताइए। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ भी कह देते हैं प्यार से, महुआ। तो महुआ के मिनिस्टर कौन है? महुआ के मिनिस्टर बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। शायद लैग हो रहा है क्या? अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास। तो जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपका किसने जीता है? यूपी ने जीता है। ये स्कीम किसके अंडर चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की चल रही है। और आपका उसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है आपका हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह। तो ये नाम याद रखिएगा, हरदीप सिंह का। चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत? एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये किसने प्रिपेयर करा था? किस ऑर्गेनाइजेशन ने? एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसकी एक रिपोर्ट थी जो किसने रिलीज करी है? यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने। चार ऑप्शन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर, और चौथा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो करेक्ट आंसर इसका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन
फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये एक टेक्निकल बॉडी है, किसके अंडर आती है, ये आती है अंडर डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डीएसटी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इन्होंने क्या है, एक रिपोर्ट निकाली है, एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं है कार्तू जी, ए ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है, टिफाक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इन फुल फॉर्म याद रहे ना रहे, टिफाक याद रख लेना, फुल फॉर्म मुश्किल ही ये पूछेगा, टिफाक याद रखेंगे बस। तो ये कर क्या रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत में ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करा जाए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो जो ये एक्शन एजेंडा बना है यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने ये क्या सोच के बनाया कि इसको किस तरह से हम जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करके इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो पूरा एक्शन है, तो उसी को कहते हैं, उसी रिपोर्ट को एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टिफाक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, टिफाक इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, यहां से सवाल बन जाता है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है आपका, जवाब दीजिए। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताइए जल्दी से। नहीं, पीएम मोदी ने तो ये बोला है कि मैं उसको क्या कहते हैं, चेक करूंगा, उसको देखते रहूंगा, उसका काम ऑब्जर्व करूंगा। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअल में आपका जितेंद्र सिंह है, ठीक है, नाम चेक करिएगा, जितेंद्र सिंह है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये इनकी जो रैंक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, क्योंकि ये सबसे टॉप मिनिस्टर है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी कौन है, जितेंद्र सिंह। हर्षवर्धन थे, अब नहीं है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका जितेंद्र सिंह है, आप चेक कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या है, जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, When was World Braille Day annually observed by United Nations? अभी रिसेंटली जनवरी में वर्ल्ड ब्राइल डे मनाया गया था, तो किस तारीख में मनाया गया, ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 14 जनवरी। वर्ल्ड ब्राइल डे किस डेट में मनाया गया था, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में से। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में से क्वेश्चन आ जाता है, बताइए वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है, When was World Braille Day annually observed by United Nations? तो आंसर आना स्टार्ट हो गए। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है आपका 4 जनवरी, 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है, किसका बर्थडे होता है, लुइस ब्राइल का। लुइस ब्राइल कौन थे, जिन्होंने पूरा ब्राइल स्क्रिप्ट लिखी थी। ब्राइल क्या है, एक तरीका है, एक इन्होंने जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए लैंग्वेज बनाई है, उनको वो उनके पढ़ने के लिए, जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी ब्राइल स्क्रिप्ट यूज करके पढ़ सकते हैं। तो वो किसने बनाई थी, आपका लुइस ब्राइल ने बनाई थी। तो उन्हीं का जो बर्थडे है 4 जनवरी को होता है, तो उसी को याद करने के लिए हम क्या बना देते हैं, वर्ल्ड ब्राइल डे। ब्राइल डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसने तो एक तरीके से जो ब्लाइंड पीपल है उनको एक नई जिंदगी दी, क्योंकि अब वो ब्लाइंड होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, वो पढ़ सकते हैं ब्राइल स्क्रिप्ट यूज करके। तो इसीलिए लुइस ब्राइल का नाम इतना इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ब्राइल डे। कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशंस बनाता है, ठीक है। ब्राइल नाम है उनका, लुइस ब्राइल, उन्हीं के नाम से स्क्रिप्ट बन गई, ब्राइल स्क्रिप्ट ब्लाइंड पर्संस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू डैश फ्रॉम द मर्मुगांव पोर्ट गोवा ऑन जनवरी 2021। पहली चीज तो ये पकड़ लीजिए कि मर्मुगांव पोर्ट कहाँ है, गोवा में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मर्मुगांव पोर्ट कहाँ पर है, गोवा में, इसको पकड़ लीजिए पहली चीज।
अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन कहाँ भेजा गया, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक या अंटार्कटिक। मर्मुगांव पोर्ट से भेजा गया। एक साइंस एक्सपेडिशन यानी एक साइंस की पूरी टीम भेजी गई है, कहाँ भेजी गई, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक या अंटार्कटिक। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो कुछ कह रहे हैं बी ऑप्शन, बी क्या है, इंडियन ओशन, और गुची जी कह रहे हैं अंटार्कटिका। और लोग बताइए, और लोग क्या कहते हैं इस बारे में, क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है, करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। तो करेक्ट आंसर इज अंटार्कटिका। तो अभी 40th एक्सपेडिशन मिशन जा रहा है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में जो हमारा मिशन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अंटार्कटिका में जो हमारा मिशन है वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, वो इसलिए मैंने अलग से मेंशन भी कर रखी है। तो अभी हमने 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन निकाली है मर्मुगांव पोर्ट से, तो 43 मेंबर्स होंगे, वो सब हमारा काम करनी है। हमें ये पता करना है कि अंटार्कटिका में हमारे 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशन है, अंटार्कटिका में 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है। नाम आपकी स्क्रीन पर है, क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। क्या क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 क्या है, हमारे परमानेंट रिसर्च स्टेशन है इन अंटार्कटिका। काम क्या रहता है इनका, इनका काम बेसिकली इतना ही रहता है कि आपका जो भी रिसर्च है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च, अंटार्कटिका में बहुत अच्छे लेवल पे क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्च होती है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके लिए इंडिया भी रिसर्च करता रहता है। तो हमने भी 3 स्टेशन बना रखे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, पूछ सकता है कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती क्या है, तो वो हमारे अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर है। या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अंटार्कटिका में हमारा रिसर्च सेंटर है। 2 ऑपरेशनल है हमारा, ऑपरेशनल कौन कौन से, मैत्री और भारती, ये दोनों कैसे हैं, ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर है, बाकी 3 परमानेंट है। तो ये थोड़ा सा बस इनके बारे में याद रखिएगा। अंटार्कटिका का मिशन से रिलेटेड जो पार्ट था इंपॉर्टेंट, ये रिसर्च स्टेशंस मेरे को बताने थे, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यही ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, अगर करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, और कभी न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलती ये सब चीजें। तो ये आपको खुद से थोड़ा सा या तो रिसर्च करिए इस पे, या फिर आप कोई करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह जो डिटेल में डिस्कस करती है उसको पढ़ लीजिए, तब जाके आपको इस तरह के फैक्ट मिलते हैं, वरना इस तरह के फैक्ट बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। चलिए अब आप तो जान गए, खैर बढ़िया है। ये शायद 18 क्वेश्चन, हाँ आज का लास्ट है। क्वेश्चन 18 क्या है, व्हेन वाज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व। एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, दिन का नाम है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। तो इसको कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या, किस दिन को हम मनाते हैं एज ए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, जनवरी 6, दिसंबर 4, जनवरी 4 या दिसंबर 13। तो करेक्ट आंसर इसमें से बताइए, जनवरी 6, दिसंबर 4, जनवरी 4 या दिसंबर 30। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, लोग जी कह रहे हैं 6 जनवरी, सोनू कह रहे हैं 1 मतलब जनवरी 6, ठीक है। गुची जी कह रहे हैं जनवरी 6, रश्मि जनवरी 6, पापू तातुम जनवरी 6, कारतू जनवरी 6। ठीक है, सब लोग जनवरी 6 कह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर भी आपका है ए, जनवरी 6, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 6। एक्चुअली ये वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि याद करने के लिए, एक फ्रेंच बॉडी ने इसको इनिशिएट किया था इस डे को, और मेन पर्पस हमारा सिर्फ इतना ही था। मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस सिर्फ हमारा इतना ही था कि भाई जो भी वॉर वगैरह होते हैं, तो वॉर की वजह से जो आपके कई बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं, तो उन ऑर्फन्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। उन ऑर्फन्स को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स को लूज कर देता है, इससे बुरी बात और क्या होगी। तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, सपोर्ट करना है। वॉर की वजह से कई बच्चे अपने पेरेंट्स को दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको याद करने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, यूनिसेफ
यूनिसेफ हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस वो चाइल्ड एजुकेशन फंड की एक बॉडी है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर देखा था न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। और यूनिसेफ के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसने एक वो बनाई है डेफिनेशन कि ऑर्फन आप कहेंगे किसे, ऑर्फन कहेंगे किसे, तो ऑर्फन कहते हैं उस बच्चे को जो 18 साल से कम का है और जिसने अपने एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया है, या तो फादर या मदर या दोनों को जो लूज कर देता है और 18 साल से कम का है, तो उसको ऑर्फन कहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिसेफ। तो आज का क्लास फिर हम इतना ही रखते हैं। देखिए कल का टाइमिंग भी आपका फिर यही सेम रहेगा, 8 to 10 आपका मैथ्स रहेगा। और एक मिनट में इसको हटा देता हूं तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा आपका 8 to 10 जो आपका रहेगा 8 to 10 PM। हाँ मैं अपने बता रहा हूँ, 8 to 10 रहेगा आपका जीके का, ठीक है। फिर उसके बाद 11 to 1 PM ये रहेगा मैथ्स का क्लास। और फिर आपका 3 to 5 PM ये भी रहेगा मैथ्स का क्लास। और उसके बाद अपना करंट अफेयर्स का रात को 8 to 10 PM ये रहेगा करंट अफेयर्स का क्लास, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हैं, अभी तक जैसे चलते आए हैं वैसे ही चलते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से देखिए डेडिकेशन से पढ़ते रहिए। अच्छा टेस्ट टाइमिंग भी आपका इसमें, टेस्ट कब है 1:30 PM से 3 PM, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट टाइमिंग है, इस टाइम भी आप रेडी रहिएगा। देखिए यही टाइम है, ये नहीं सोचना कि मेरा सारा टाइम तो पढ़ने में चला जा रहा है, अरे तो आपको जिंदगी भर थोड़ी ना पढ़ना है, एग्जाम निकल जाएगा फिर तो आराम से ऑफिसर बन के एंजॉय कीजिएगा। तो यही टाइम है, दबा के पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।